हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ओस्मानिया यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 6 का टॉपिक, जिसका नाम है सेंटेंस टाइप। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं। सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं वाक्य। सेंटेंस का मीनिंग होता है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ सेंस, शब्दों का, वर्ड्स का एक ग्रुप जिसका एक मीनिंग निकलता हो, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि राम ईट्स मैंगो। राम मीन्स एक पर्सन है जो कि आम खा रहा है। तो ये तीन वर्ड्स हैं, इन तीन वर्ड्स का एक ग्रुप है और इसका एक मीनिंग निकल रहा है कि जो राम है वो मैंगो खा रहा है। तो इसे ही हम सेंटेंस कहते हैं। इसके बाद सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं। बेसिकली सेंटेंस के तीन टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट जो टाइप है उसका नाम है सिंपल सेंटेंस। एक बार मैं आपको नॉर्मली बता रही हूँ, देन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस वो होते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक ही वर्ब होती है। जैसे राम ईट्स मैंगो, सब्जेक्ट एक ही है राम, ईट्स एक ही वर्ब है। तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होने के कारण ये जो सेंटेंस है राम ईट्स मैंगो, ये सिंपल सेंटेंस है। सेकंड जो टाइप होता है सेंटेंस का, उसे हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है कि जहाँ पर आपके दो सेंटेंस होते हैं और वो जो दोनों सेंटेंस होते हैं उनका अपना अपना मीनिंग होता है, लेकिन उनके बीच में एक कनेक्टिव वर्ड होता है। जैसे कि राम घर आया और उसने खाना खाया। तो एक सेंटेंस तो क्या है कि राम घर आया, दूसरा सेंटेंस क्या है कि उसने खाना खाया। लेकिन हमने इन दोनों सेंटेंस को और एंड वर्ड से कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया। तो जहाँ पर हम कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं और दोनों ही सेंटेंस का अपना अपना मीनिंग भी होता है, उसे हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। थर्ड जो टाइप है सेंटेंस का, उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है कि एक सेंटेंस का अपना मीनिंग होता है, बट जो दूसरा सेंटेंस होता है उसका खुद का अपना मीनिंग नहीं होता, बल्कि वो फर्स्ट जो सेंटेंस होता है उसके ऊपर डिपेंड होता है। तो जिसका खुद का मीनिंग होता है जिन सेंटेंस का, उन्हें हम इंडिपेंडेंट सेंटेंस कहते हैं, और जो सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के ऊपर डिपेंड होते हैं उसे हम डिपेंडेंट सेंटेंस कहते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू बता देती हूँ। उसने कहा कि वो आज स्कूल नहीं आएगा। तो यहाँ पर दो सेंटेंस है। फर्स्ट, उसने कहा। सेकंड सेंटेंस क्या है, वह आज स्कूल नहीं आएगा। और इन दोनों सेंटेंस को हमने की वर्ड के साथ जोड़ा है कि उसने कहा कि वह। तो यहाँ पर उसने कहा, क्या कहा, ठीक है, तो बाद वाली बात, वह स्कूल नहीं आएगा कि वह स्कूल नहीं आएगा, ये जो बात है ये किसके ऊपर डिपेंड है, उसने कहा पर। तो उसने कहा जो है वो तो आपको हो जाएगा इंडिपेंडेंट सेंटेंस, और जो बाद वाली बात है कि वह स्कूल नहीं आएगा, ये जो है इसे हम कहेंगे डिपेंडेंट सेंटेंस। तो ये जो सेंटेंस होते हैं उन्हें हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। तो होपफुली आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू हर एक जो टाइप है उसे अच्छे तरीके से समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश सेंटेंस दिया हुआ है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि आपको क्या है, अ न्यू सेंटेंस बिगन विद द कैपिटल लेटर, कि आपका जो सेंटेंस की स्टार्टिंग है वो हमेशा कैपिटल लेटर से होगी, और जो सेंटेंस का एंड है वो हमेशा किसी न किसी पंचुएशन मार्क से ही होगा एंड, ठीक है। जैसे कि आप फुल स्टॉप लगा सकते हो, क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो, एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज़ कर सकते हो। थर्ड जो बात है उसमें क्या किया है कि जो सेंटेंस होता है उसमें एक जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा, यानी कि कोई भी सेंटेंस है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगी। जब तक किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है तो उसका कोई भी मीनिंग नहीं बनता है, इसलिए हम उन वर्ड्स को सेंटेंस नहीं कह सकते हैं। जैसे कि ऑन द टेबल, इन द वाटर। अब ये जो है इसमें ना तो सब्जेक्ट है और ना ही वर्ब है, जिसके कारण इन्हें हम सेंटेंस नहीं कहेंगे, इन्हें हम फ्रेज कहते हैं। ये चीज़ है, ओके।
इसके बाद यहाँ पर सेंटेंस के स्ट्रक्चर में क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो हमें हु का आंसर देता है कि कौन ये काम कर रहा है। वर्ब एक्शन के बारे में बताती है कि पर्सन क्या एक्शन कर रहा है। ऑब्जेक्ट जो होता है वो ये बताता है कि उसने जो एक्शन किया है वो किस चीज़ पर किया है, जिसमें हमें व्हाट का आंसर मिल जाए या फिर टू होम का आंसर मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल, ही गिव्स अ पेन टू मी। ओके, तो यहाँ पर ही तो क्या है, सब्जेक्ट। किसने पेन दिया, ही ने, तो यहाँ पर ही हो गया सब्जेक्ट क्योंकि इस पर्सन ने काम किया है। हु का आंसर हमें मिला तो ये हमारा है सब्जेक्ट। गिव्स क्या है, एक एक्शन है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, वर्ब। ही गिव्स, उसने दिया। व्हाट, क्या दिया, तो अ पेन। तो ये जो अ पेन है ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट। किसे दिया, टू मी, तो ये भी क्या है ऑब्जेक्ट। जहाँ पर हमें व्हाट और किसे यानी कि होम का आंसर मिलता है उन्हें हम ऑब्जेक्ट के रूप में काउंट करते हैं। तो होपफुली आपको ये जो सेंटेंस के पार्ट्स हैं जिसके थ्रू एक सेंटेंस बनता है वो समझ में आ गया होगा कि एक सेंटेंस के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होनी चाहिए और एक कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए। यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी हुई है वो आप देख लो। अ सेंटेंस must have a complete idea that stand alone. This is also called an independent clause. कि एक सेंटेंस का अपना खुद का एक मीनिंग होना चाहिए और ऐसे सेंटेंस को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं। इसके बाद अब हम देख लेते हैं सेंटेंस के कुछ टाइप्स के बारे में। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे कि एक सेकेंड हम देख लेते हैं। यहाँ पर आगे है विच ऑफ द फ्लोइंग आर सेंटेंस, कि कौन से हैं जो कि हम सेंटेंस में काउंट कर सकते हैं। तो अगर आप देखते हो ऑल थिंग्स टेकन इनटू अकाउंट, ठीक है, इसका कोई मीनिंग नहीं है तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आपकी है, ये सेंटेंस नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है ऑन द टेबल। तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है उसे हम सेंटेंस में काउंट नहीं करते हैं, तो ऑन द टेबल भी कोई सेंटेंस नहीं है। थर्ड जो है उसमें लिखा है शी स्माइल्ड, तो शी हमारा आ गया सब्जेक्ट, स्माइल्ड आ गई वर्ब, तो ये आपका एक सेंटेंस है। नेक्स्ट है द ओल्ड शेड विद द बर्ड केज नेक्स्ट टू इट, ठीक है, इसका अपना देखो ना, तो इसमें एक सब्जेक्ट दिया हुआ है लेकिन यहाँ पर कोई भी वर्ब नहीं है। उसके बाद है दिस ईयर आई मे नॉट बी लकी। ओके, तो ये आपका एक सेंटेंस है क्योंकि आई आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, लकी यहाँ पर वर्ब है। नेक्स्ट है कप बोर्ड फुल ऑफ अट्रैक्टिव चिल्ड्रंस बुक, तो ये आपका कोई भी सेंटेंस नहीं है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है राइटिंग ऑन द वॉल, तो यहाँ पर क्या है कि राइटिंग वर्ब तो दी हुई है लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये भी सेंटेंस नहीं है। बिहाइंड मोस्ट सक्सेसफुल पीपल देयर इज़ कमिटमेंट एंड हार्ड वर्क, तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। देयर इज़ कमिटमेंट एंड हार्ड वर्क, तो ये आपकी जो कमिटमेंट एंड हार्ड वर्क है ये आपके वर्ब में आ जाएगा। बिहाइंड मोस्ट सक्सेसफुल पीपल, तो ये आपकी सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगी। इसके अलावा जो देयर है वो भी एक सब्जेक्ट के रूप में काउंट हो जाएगा। नेक्स्ट है दिस इज़ इंटरेस्टिंग, तो यहाँ पर दिस आपके सब्जेक्ट के रूप में है, इंटरेस्टिंग यहाँ पर वर्ब है, तो ये भी जो है ये एक सेंटेंस में काउंट होगा। अगला जो है नेक्स्ट वो दिया हुआ है वेरी लॉन्ग क्वी, इसमें कोई भी सेंटेंस के अकॉर्डिंग वर्ब भी नहीं है ना ही यहाँ पर कोई सब्जेक्ट है। तो इस तरीके से ये आपके हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं टाइप्स। सबसे पहले कहा गया है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया, जिसमें एक वर्ब और एक सब्जेक्ट होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं, तो उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि टॉम इज़ हंग्री, तो एक ही सब्जेक्ट है टॉम, वर्ब भी एक है हंग्री, तो ये एक सिंपल सेंटेंस है। आई वेटेड, ये भी सिंपल है क्योंकि आई सब्जेक्ट वेटेड वर्ब, तो जिन भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होती है उसे हम सिंपल सेंटेंस में काउंट करते हैं। देखो जो सब्जेक्ट है वो तो आपको पता है, लेकिन जो वर्ब है उसे हम प्रेडिकेट भी कहते हैं, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना वर्ब और प्रेडिकेट में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस का मीनिंग है कि दो सेंटेंस जिसका अपना अपना मीनिंग है लेकिन दोनों को कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि साथ में जोड़ते हैं। अब ये कौन से वर्ड्स होते हैं, तो आप फैन बॉयज़ याद कर सकते हो,
F से बन जाएगा फॉर, A से एंड, N से नॉर, B से बट, O से और, Y से यट, S से सो। तो फैन बॉयज। तो ये जो वर्ड्स अगर आपको किसी भी सेंटेंस में मिलते हैं जो कि दो सेंटेंस को जोड़ रहे हैं, तो वो कौन सी सेंटेंस है आपके, कौन सा टाइप है सेंटेंस का, तो वो आपका कंपाउंड सेंटेंस है। अब यहाँ पर देखो जैसे कि दिया हुआ है द रूम वाज डार्क, कि रूम में अंधेरा है, आई टर्न ऑन द लाइट, इसलिए मैंने क्या किया कि जो लाइट है उन्हें चला दिया। ओके, तो यहाँ पर दो बातें हैं, एक द रूम वाज डार्क पहला सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस क्या है, इसीलिए मैंने क्या है कि जो लाइट है वो ऑन कर दी। अब यहाँ को इसको कंपाउंड में बनाना है, तब आप क्या करोगे कि आपको यहाँ पर लगाना है कि जो रूम है उसमें अंधेरा है इसलिए, तो हमने यहाँ पर सो वर्ड का यूज़ किया है। ठीक है, जो फैन बॉयज़ हैं उनमें से आपको एक कंजक्शन वर्ड का यूज़ करना है, बट आपको ये देखना है कि कौन सा मैच होता है। फॉर का मीनिंग होता है के लिए, एंड का मीन्स होता है और, नॉर का मीन्स होता है नहीं, बट का मीन्स होता है लेकिन, और का मीन्स होता है कि दो चीज़ें हैं दोनों में से कोई एक। ठीक है, चॉइस। यट का मीन्स होता है अब तक, यानी कि ये नेगेटिव में यूज़ होता है, और सो का मीनिंग होता है बिकॉज के सेंस में। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है इट बिगन टू रेन, आई डिड नॉट ओपन माई अम्ब्रेला। तो ये सिंपल सेंटेंस में दिया हुआ है, आपको कंपाउंड में चेंज करना है, तो आप लिखोगे इट बिगन टू रेन, कि बारिश शुरू हो गई थी, बट लेकिन आई डिड नॉट ओपन माई अम्ब्रेला, लेकिन मैंने अम्ब्रेला ओपन नहीं किया। तो यहाँ पर बट जो है वो हमें क्या बता रहा है कि ये जो हमारा सेंटेंस है ये कैसा है, कंपाउंड। नेक्स्ट है इट इज़ नॉट कम्प्लीटली फ्रैंक, ही इज़ नॉट फ्रेंडली, कि वो प्रॉपर तरीके से कम्प्लीटली फ्रैंक नहीं है और ना ही वो फ्रेंडली है। तो अब आप क्या यूज़ करोगे, ही इज़ नॉट कम्प्लीटली फ्रैंक, कि वो ना तो कम्प्लीटली फ्रैंक है, नॉर इज़ ही फ्रेंडली, और ना ही वो फ्रेंडली है। मीन्स बाद में जो सेंटेंस में नॉट है उसकी जगह आपको पहले वहाँ पर नॉर का यूज़ कर देना है। तो इस तरीके से आपके सिंपल सेंटेंस हमने पढ़ लिया जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होती है। कंपाउंड हमने पढ़ लिया जिसमें हम किसी भी सेंटेंस को जोड़ने के लिए फैन बॉयज़ में जितने भी वर्ड्स आते हैं, कंजक्शंस आते हैं, उनका यूज़ करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है उसके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं, देन हम एक्सरसाइज कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है कि एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। जैसे कि आफ्टर द स्टॉर्म हिट द टाउन, जैसे ही टाउन में तूफान आया, ट्रीज ले ब्रोकन इन द स्ट्रीट, जिसके कारण क्या हुआ कि जो पेड़ हैं वो गलियों में टूटकर, स्ट्रीट्स में टूटकर गिर गए। तो यहाँ पर क्या है कि दो सेंटेंस हैं, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के ऊपर डिपेंड है, इसीलिए इसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके, सो यहाँ पर अगर आप देखो इसके एक्सप्लेनेशन, द सेकेंड क्लोज ट्री लेज ब्रोकन कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन, सो इट इज़ कोऑर्डिनेट इंडिपेंडेंट क्लोज। अगर आप देखते हो जो पेड़ है वो स्ट्रीट में गिरकर टूटकर गिर गए, इसका अपना एक मीनिंग है, तो ये तो क्या हो जाएगा आपका इंडिपेंडेंट। बट अगर मैं ये कहूँ कि तूफान जब टाउन में आया था तब, अब यहाँ पर क्या है, आगे की बात तो हमने बोली नहीं, तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकला। इसका मीनिंग कब निकलेगा कि जब तूफान आया था तब क्या हुआ कि जो पेड़ हैं वो टूटकर स्ट्रीट्स में गिर गए, तब हमारा क्या है एक कंप्लीट जो मीनिंग है वो निकलता है। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि जो पूरा मीनिंग दे रहा है वो आपका हो जाएगा इंडिपेंडेंट, और जो किसी दूसरे पर डिपेंड है उसे हम कह देंगे डिपेंडेंट क्लॉज। सो इस तरीके से आपके यहाँ पर वर्ड्स हैं। अब आपको इस बात की भी कन्फ्यूज़न हो सकती है कि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं उसमें किन किन वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको बेसिकली एक तरीका बताती हूँ कि अगर आपको सिंपल सेंटेंस की पहचान है एंड अगर आपको कंपाउंड सेंटेंस की पहचान है, सिंपल में तो बस आपको पता है कि सब्जेक्ट और वर्ब ही आएगी, कंपाउंड में फैन बॉयज़ याद कर लो, बाकी के जितने भी वर्ड्स होते हैं वो सब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आते हैं। जैसे कि यहाँ पर दैट वर्ड का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, इफ़ का यूज़ होता है, सिंस का, बिकॉज का, एज सून एज, सो लॉन्ग एज लॉन्ग एज, आफ्टर, बिफोर,
वैन, WH वाले जितने भी वर्ड्स होते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस वाले, वो वाले वर्ड्स जैसे कि हु, वैन, वेयर, वाई, ये जितने भी वर्ड्स होते हैं, अगर आपको किसी सेंटेंस में ये वर्ड्स मिलते हैं तो ये सारे किस में आ जाएंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। इसके अलावा ऑल दो, इफ़, दो, ठीक है, इस तरीके से जो वर्ड्स होते हैं वो भी आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर आते हैं। इस तरीके से हमने यहाँ पर सेंटेंस के बारे में डिस्कस कर लिया। कुछ हम यहाँ पर एग्जांपल्स देख लेते हैं। जस्ट ए मिनट, मैं आपको यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिखा देती हूँ। जैसे कि यहाँ लिखा है, आई हैव ऑलरेडी रिटर्न टू हिम डैश, आई एक्सपेक्ट अ रिप्लाई सून, कि मैंने उसे क्या है, कोई भी लेटर वगैरह है वो लिख दिया है। अब मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूँ, क्या उम्मीद लगा रहा हूँ कि वो मुझे रिप्लाई जल्दी देगा। तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, सो का, कि मैंने उसको लिख दिया लेटर, इसलिए अब मैं क्या है, एक्सपेक्ट भी कर सकता हूँ। अगर आप कोई काम करोगे तभी तो आप उम्मीद लगाओगे ना, वो चीज़ है। यू कैन कीप दिस बैग, कि तुम इस बैग को रख सकते हो, डैश लुक फॉर अ न्यू वन, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है कि आप इस बैग को या तो रख लो या फिर कोई नया ढूंढ लो। जैसे कि देखो, सो का मीनिंग होता है इसलिए, और का मीनिंग होता है चॉइस, कि या तो तुम इस बैग को रख लो या फिर तुम कोई नया बैग तुम्हारे लिए ले आएंगे। ही कुड नॉट कैच द बस, उसके बाद डैश वाज ही एबल टेकन द ट्रेन, कि वो ना तो बस को पकड़ पाया और ना ही वो ट्रेन को पकड़ पाया। तो यहाँ पर दोनों में नेगेटिव नेगेटिव है, तो आपको यहाँ पर नॉर का यूज़ करना है। नेक्स्ट है, दिस लैंड इज़ फर्टाइल, कि ये जो लैंड है वो फर्टाइल है, उपजाऊ है, डैश वी पेड अ हाई प्राइस फॉर इट। देखो, कोई भी अगर लैंड फर्टाइल है तो आप उसके लिए ज़्यादा पे करोगे, तो यहाँ पर आप किसका यूज़ करोगे, देयरफॉर, कि देयरफॉर यहाँ पर रीज़न दे रहा है कि ये लैंड फर्टाइल है, इसीलिए हमने इसको हाई प्राइस में इसे खरीद लिया है। द बॉय वर्क वेरी हार्ड, कि जो बॉय है उसने बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड किया था, डैश ही कुड नॉट अचीव हिज गोल, उसने हार्ड वर्क तो किया था लेकिन वो गोल को अचीव नहीं कर पाया। तो जहाँ पर एक साइड आपको पॉजिटिव, दूसरी साइड नेगेटिव दिखाई दे रहा हो सेंटेंस, तो आपको बीच में बट का यूज़ करना है। मीनिंग क्या निकलेगा, कि लड़का तो हार्ड वर्क कर रहा था लेकिन बट ही कुड नॉट अचीव हिज गोल, लेकिन वो अपना जो गोल है उसे अचीव नहीं कर सका, इस तरीके से। इसके बाद नेक्स्ट हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है जो उनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है, चूज द अप्रोप्रिएट कंजक्शन टू मेक इट इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके, दे वर गोइंग बाय कार डैश इट वाज मोर कंफर्टेबल, कि वो कार में जा रहे हैं क्योंकि ये ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो हम यहाँ पर कोई रीज़न दे रहे हैं कि वो कार में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि वो कंफर्टेबल है, तो हम यहाँ पर बिकॉज का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है, डैश ही वाज ओनली 15 दे ऑफर्ड हिम अ सीट इन द यूनिवर्सिटी, कि वो सिर्फ अभी 15 सालों का ही है लेकिन फिर भी उसे यूनिवर्सिटी में एक सीट ऑफर की गई है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे दो का यूज़, हालांकि वो अभी 15 ईयर का ही 15 ईयर का ही है, तो यहाँ पर बिकॉज का यूज़ नहीं होगा, दो का यूज़ होगा। नेक्स्ट है, एरोप्लेन्स कैरी पैराशूट डैश द क्रू कैन एस्केप इन द केस ऑफ एमरजेंसी, कि एरोप्लेन में पैराशूट्स होते हैं, क्यों होते हैं, ताकि जो क्रू है वो एमरजेंसी के टाइम पर उन्हें बचा सके। तो यहाँ पर हम बिकॉज का यूज़ करेंगे क्योंकि हम एक रीज़न दे रहे हैं। नेक्स्ट है, द सिक्योरिटी फोर्सेस ऑर्डर डैश द एरिया शुड बी क्लियर, तो जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने क्या है कि ऑर्डर दिया है कि ये जो एरिया है वो पूरे तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए, तो हम यहाँ पर दैट का यूज़ करेंगे। इफ़ का यूज़ होता है यदि के सेंस में, और कोई भी अगर आप इस सेंटेंस को पढ़कर हिंदी का मीनिंग निकालते हो तो यहाँ पर यदि वर्ड का यूज़ ही नहीं होगा। नेक्स्ट है, द अनाउंसर एक्सप्लेन डैश द ट्रेन वाज डिले, कि अनाउंसर है जो उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि ट्रेन डिले क्यों है, ठीक है। तो क्यों के लिए हम किस वर्ड का यूज़ करते हैं, वाई का, तो वाई द ट्रेन वाज डिले। तो इस तरीके से ये आपके एग्जाम्पल्स थे जो कि हमने कर लिया है। इसके बाद अब यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और उन्हें आपको फिल करना है कंजक्शंस को। देख लेते हैं। डैश इट वाज हॉट
ही वॉज वेयरिंग अ शॉल, कि इतनी गर्मी है फिर भी उसने एक शॉल को वेयर कर रखा है। तो ऑल दो, हालांकि इतनी गर्मी है, कहते हैं ना कितनी गर्मी है फिर भी वो शॉल लेकर, तो ऑल दो, क्योंकि बट का मीन्स होता है लेकिन, और का मीन्स चॉइस के लिए, सो का मीन्स इसलिए, बिकॉज का मीन्स क्योंकि, तो ऑल दो ही यहाँ पर रह जाता है। नेक्स्ट है शी वाज सिक, कि वह बीमार है, डैश शी डिड नॉट कम टू कॉलेज, वो बीमार है इसलिए वो कॉलेज में नहीं आ सकती। तो हम यहाँ पर सो वर्ड का यूज़ करेंगे क्योंकि हम एक रीज़न दे रहे हैं। सेकंड, कि दोनों ही सेंटेंस में एक ही पर्सन की जब बात होती है, एक ही सब्जेक्ट होता है, तब वहाँ पर हम सो का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है द टीचर अप्रिशिएट मी, कि टीचर ने मुझे अप्रिशिएट किया, डैश आई वॉज वेरी पंचुअल, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पंचुअल हूँ, टाइम पर सब कुछ करता हूँ। तो टीचर ने क्यों अप्रिशिएट किया, एक रीज़न है, तो हम यहाँ पर बिकॉज का यूज़ करेंगे। सो और बिकॉज दोनों का यूज़ रीज़न के लिए होता है, लेकिन सो का यूज़ हम तब करते हैं जब सेंटेंस अगर दो दिए हुए हैं और दोनों ही सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो सेम हो। बिकॉज में क्या होता है कि अगर आप देखते हो दो सेंटेंस है, एक तो टीचर ने अप्रिशिएट किया, दूसरा है कि मैं पंचुअल हूँ, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट आपका टीचर है और दूसरा क्या है, आई, दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हैं, इसलिए हम यहाँ पर बिकॉज का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है डू यू वॉन्ट अ कप ऑफ टी, डैश डू यू प्रेफर कॉफ़ी, कि तुम्हें एक कप ऑफ टी चाहिए या फिर कॉफ़ी, तो चॉइस है, ऑप्शन दिए हैं, तो आपको यहाँ पर और का यूज़ करना है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है दे वॉन्टेड टू गो द पिकनिक, कि वो पिकनिक पर जाना चाहते हैं, डैश द पेरेंट्स डिड नॉट परमिट दैम, लेकिन उनके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने उन्हें परमिशन नहीं दी, तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, बट का। तो इस तरीके से ये आपके कुछ कंजक्शंस वर्ड थे जो कि अभी हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। एंड यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और आपको ये वर्ड्स कहाँ अप्लाई करने हैं वो बताना है। ज़्यादातर जो वर्ड्स होते हैं वो हमेशा जो दो सेंटेंस के बीच का होता है, फुल स्टॉप एक सेंटेंस के बाद, वहाँ पर यूज़ होते हैं, लेकिन जो ऑल दो वर्ड, एज, ये वाले जो वर्ड्स होते हैं ये आपके स्टार्टिंग में यूज़ होते हैं। सो होपफुली आपके लिए जो वीडियो है वो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।